साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, यह है हमारी एक प्रैक्टिस क्लास हाई कोर्ट के लिए 25 क्वेश्चन, और ये है हमारी आज 9वीं क्लास। ये 9वीं क्लास है। बहुत अच्छे सवाल हैं और सभी सवाल एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, आने लायक हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं बिना देर किए एक एक सवाल को। ठीक, पहला सवाल है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। कौन सी बोली है जो यूपी में नहीं बोली जाती है। 4 विकल्प आपके सामने है: मैथिली, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली। तो कह रहा है कि कौन सी बोली जो है वो यूपी में नहीं बोली जाती। आपके पास में 4 ऑप्शन है और आपको मिलते हैं 5 सेकंड। अपना आंसर अपनी कॉपी पर नोट डाउन करिए, जो भी सही हो। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है मैथिली। देखो वर्तनी कैसे लिखी जाती है, कल मैंने बताया भी था कि मैथिली इस तरह से लिखी जाती है, मैथिली। ठीक है, ये बोली यूपी में नहीं बोली जाती बल्कि ये बिहार में बोली जाती है। बिहार का जो मिथिला का क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। और ये जो बोलियाँ हैं ये तीनों बोलियाँ हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। ये तीनों बोलियाँ उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं बेटा। अवधी बोली जाती है अवध के इलाके में, लखनऊ साइड में। ब्रज बोली जाती है मथुरा के इलाके में। और खड़ी बोली जाती है मेरठ मुरादाबाद, है ना, मेरठ मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत खड़ी बोली जाती है। चलिए आज का सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। दूसरे सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन है 30 जनवरी 1948 को, सी ऑप्शन है 14 सितंबर 1949 को, डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। अपना आप आंसर लगा सकते हैं जो आपको सही नज़र आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है बेटा, तो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तभी तो मैंने कल आपको 2 बातें बताई थी कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। ठीक है, चलिए ये बातें मैं कल बता चुका हूँ, वरना मैं आज डिटेल में बताता। जो बातें हम लोग पहले पढ़ लेते हैं किसी हेडिंग के बारे में, वो फिर हम दोबारा से उस पर डिस्कशन नहीं करते। इसलिए जिन बच्चों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासों का भी अवलोकन करें। ठीक है, जो पिछली क्लासें हैं उनका भी वो अवलोकन करें। ठीक है, कह रहे हैं नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं, सही का चयन करें। 4 वर्तनी हैं, सही बतानी है कौन सा है। 36 है ना, 36 या 36, इनमें से 36 में से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो कौन सा ठीक है, 4 विकल्प हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा उम्मीद है कि आप जो है अपना सही जवाब लगा चुके होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 36 होता है, डबल तय बनता है, बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, मैं आपको 5 शुद्ध वर्तनी बताऊंगा, वो आपको थोड़ा सा अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। ये शब्द हैं और वो भी शुद्ध वर्तनी के। यह है शुद्ध वर्तनी के शब्द, और मैं बताऊंगा आपको बेटा 5 शब्द जो शुद्ध वर्तनी में आते हैं। जैसे एक शब्द आता कालिदास लिखने के लिए, क्या आता है, कालिदास। तो कालिदास जब हम लोग लिखते हैं तो कालिदास में छोटी की मात्रा आती है। कालिदास में काली पे बड़ी की मात्रा नहीं आती, छोटी की मात्रा आती है, शुद्ध वर्तनी है। एक शुद्ध वर्तनी मैं आपको और बताऊंगा। ठीक है, वो शुद्ध वर्तनी
मैं और बताऊंगा। एक शब्द आपने सुना होगा अनाज। अनाज नहीं होता है, होता है अनाज, ए नाज। इसका भी याद रखें। एक शुद्ध वर्तनी आती है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो वाल्मीकि कैसे लिखते हैं? वाल मी और कैपे छोटी की मात्रा, वाल्मीकि। याद रखना, शुद्ध वर्तनी है, बहुत अच्छा शब्द है। एक शब्द होता अंतर ध्यान, तो अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है, अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है। इस तरीके से अंतर्धान लिखा जाता है, ठीक है। एक स्वास्थ्य शब्द होता है, तो स्वास्थ्य में आधा स और आधा थ बनता है, आधा स और आधा थ बनता है स्वास्थ्य में, ठीक है। तो ये मैंने आपको 5 शुद्ध वर्तनी बताई हैं, और ये सब वो वर्तनियाँ हैं जो पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा। कह रहे हैं निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण कौन सा वर्ण है? 4 विकल्प आप लोगों के सामने मौजूद हैं। कै च है ना, ख घ तय द और य र। महाप्राण ऐसे शब्द जिनका उच्चारण करने में हमारे मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, वो महाप्राण होते हैं, ठीक है, महाप्राण होते हैं। लगाइए अपना आंसर, कौन सा विकल्प आपका ठीक है महाप्राण में? कैचे, खैग है, तय द, य र। तो उम्मीद है बेटा आपने सही जवाब लगा लिया होगा। ऑप्शन नंबर आएगा बी। महाप्राण में क्या होता है? किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। जैसे कै वर्ग में कै नहीं आएगा, ख आएगा, ग नहीं आएगा, घ आएगा, ठीक है। तो दूसरा और चौथा वर्ण, किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण में काउंट होते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और हमारा क्वेश्चन नंबर है आज का 5वां। ये कह रहे हैं अन्नाभाव का संधि विच्छेद है। एक शब्द आपकी नज़र है, देखिए आपके सामने है। कह रहे हैं हाँ, अन्नभाव, अन्न भाव का संधि विच्छेद है। अन्ना प्लस भाव, अन्न प्लस अभाव, अन्य प्लस भाव, अन्न प्लस अभाव, ठीक है। 4 विकल्प हैं, आप अपना आंसर लगाइए। आपका आंसर क्या है? क्या आपका आंसर है ये आपको बताना है, क्या आपका आंसर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो आपका जो सही जवाब बैठा है, जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। सही ऑप्शन है बी। सही ऑप्शन क्या है? बी, अन्न प्लस अभाव। क्या आंसर आएगा? अन्न प्लस अभाव। कह रहे हैं लोटा शब्द है, देशज है, तत्सम है, तुर्की है या अरबी है। 4 विकल्प हैं कि लोटा शब्द जो आता है वो किस भाषा में आता है। देशज भाषा है, तत्सम है, तुर्की है या अरबी है। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा लीजिए, जो भी आपका आंसर करेक्ट हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। उम्मीद है आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो लोटा शब्द जो बेटा वो देशज है। देशज शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसा लोटा शब्द ही आ गया, ये देशज है ना। जैसे खिचड़ी शब्द आ गया, देशज है। जैसे खाट शब्द आ गया, देशज है, ठीक है। जैसे टांग शब्द आ गया, टांग, तो ये भी कैसा है? देशज शब्द है, ठीक। ये भी देशज शब्द है, ठीक। जैसा हम बात करें, हाँ, जैसा हम बात करें बेटा, एक शब्द मान लो झोला, झोला शब्द, ये भी सब देशज शब्द हैं। तो ऐसे शब्द जिनके बारे में हमें ये पता नहीं चलता है कि वो शब्द किस भाषा से आए हैं,
ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है हमें पता ना चले, ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द की परिभाषा पूछेगा तो क्या बताएंगे भाई? देखो, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है हमें ज्ञात ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा देशज शब्द। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं हम। ये कह रहे हैं कि मानव शब्द के लिए प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करें। कह रहे हैं मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व, कह रहे हैं आदमीयता। कौन सा शब्द मानव शब्द के लिए सही भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, मानव का भाववाचक संज्ञा बनवा रहे हैं, कौन सा ठीक होगा? मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमीयता, कौन सा ठीक है इसमें? ठीक है, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा, और मैं आपको बताऊं कि कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए आंसर इसमें करेक्ट होगा अपना मानवता। मानवता भाववाचक संज्ञा है मानव की। चलिए कह रहे हैं कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? किस कारक में कुर्सी शब्द का इस्तेमाल हुआ है? करण कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक? तो मास्टर जी है ना, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है आपकी नज़र में, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जो भी ठीक है वो आप बताइए आपकी नज़र में कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अधिकरण क्यों है, क्योंकि एक तो देखो इसमें क्या है, प्रत्यय या विभक्ति का इस्तेमाल हो रहा है, पर का, पर विभक्ति आ रही है। बैठे कौन है? मास्टर जी, तो मास्टर जी हो गए कर्ता। अब मास्टर जी कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं, किस पर बैठे हैं? तो जो स्थान या समय का बोध कराने वाले शब्द हैं वो अधिकरण कारक में आते हैं। आपको लग रहा होगा कि भैया करण कारक भी लगा सकते हैं, कुर्सी एक साधन है। ठीक है, कुर्सी एक साधन है। एक्चुअल में क्या है, मास्टर जी कुर्सी पर बैठे हैं, बैठने का काम कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? तो कुर्सी पर, इसलिए अधिकरण कारक। ठीक है, करण कारक कब लगाते? जैसे बच्चा स्कूल बस से स्कूल गया, तो जाने का काम किससे हो रहा था? जाने का काम किससे हो रहा था? बस से, तो बस करण है। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, बैठे कहाँ हैं? किस पर नहीं, किससे नहीं, कहाँ पर? तो कुर्सी पर, तो अधिकरण कारक। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है ये आपको बताना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग बताओ। हुलास, हरकत, हमला और हवाला। 4 विकल्प हैं, आप बता दीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो जो आपने आंसर लगाया है वो क्या है और मैं उसको मैच कराता हूँ। देखिए, इस हवाला शब्द से एक वाक्य बनाओ। जैसे किसी भी चीज़ का हवाला दिया गया या हवाला दी गई, तो हवाला दिया गया, इसका मतलब हवाला शब्द जो है वो पुल्लिंग है। अच्छा, हमला किया गया या हमला की गई, तो हमला किया गया पुल्लिंग है। अच्छा देखो, हरकत की गई या हरकत किया गया, तो हरकत की गई, इसका मतलब ये स्त्रीलिंग है। ऐसी हुलास किया गया, जैसे हर्षोल्लास होता है ना, तो उल्लास का हुलास होता है, तो उल्लास या हुलास मनाया गया या मनाई गई। तो आप लोगों को क्या करना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटने में
रट्टा नहीं लगाना है, आपको एक वाक्य बना लेना है इन शब्दों को आधार मानकर। अगर वाक्य में आने वाली क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द स्त्रीलिंग होगा, और वाक्य में आने वाली क्रिया पुल्लिंग है तो शब्द कौन सा होगा बेटा, पुल्लिंग होगा। ठीक, चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये कह रहे हैं धरणीधर, महीधर, शिखारी या गिरी। 4 विकल्प हैं, आप अपना आंसर लगाइए। पर्वत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा आपने आंसर लगा लिया होगा अपना। तो पर्वत का पर्यायवाची जो है वो शिखारी नहीं होता, ऑप्शन सी। अगर हम बात करें पर्वत शब्द के पर्यायवाचियों की, तो पर्वत के पर्यायवाचियों में देखो याद रखना, एक होता अद्री, ये भी याद रखना पेपर में आता। एक होता है नग पर्वत का, एक होता पर्वत का अचल, ये पर्वत का पर्यायवाची है। ऐसे ही धरणीधर, ऐसे ही महीधर, ऐसी होता है गिरी। लेकिन ये जो मैंने बताए आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अद्री जैसे हिमाद्री, नग, अचल, ठीक है, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं, तो इम्पोर्टेंट है। ये भी अपनी नोटबुक में आप नोट डाउन कर लिया करो, और ये आगे के लिए आपको काम देंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं, और कुछ इस तरह से था। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा विलोम शब्द जो है वो गलत है, सही नहीं है, ये बताना है। अधिक का अल्प, कठोर का कोमल, आरंभ का प्रारंभ, मुख्य का गौण। 4 विकल्प हैं, जो भी आंसर आपको सही लगता हो वो मुझे बता दीजिए कि इसमें गलत कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बेटा आपने अपना लगा लिया होगा ऑप्शन। तो इसका जो सही ऑप्शन है बेटा, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। देखो अधिक का विलोम अल्प होता है, यस सही बात है, अधिक माने ज़्यादा, अल्प माने कम। कठोर का कोमल होता है, कठोर का कोमल या मुलायम होता है, यस ओके ठीक है ना। आरंभ का प्रारंभ नहीं होता क्योंकि सिनोनियम है। आरंभ का विलोम लगाएंगे तो समापन कह सकते हैं, आरंभ का समापन हो जाएगा। मुख्य का गौण हो जाएगा, ओके है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो गलत कौन सा है, सी ऑप्शन। कह रहे हैं गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, जो गिरा हुआ है, जो गिरा हुआ है उसे क्या कहते हैं, एक शब्द है। कह रहे हैं पतित कहते हैं, लुंठित कहते हैं, धराशायी कहते हैं या पालकी कहते हैं। जो गिरा हुआ है उसके लिए एक शब्द बताना है। 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी। आप अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए। पतित का मतलब होता है गिरा हुआ, क्या होता है, गिरा हुआ। ठीक है, पतित का मतलब होता है बेटा गिरा हुआ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना सवाल कुछ इस प्रकार से है, उसको देखते हैं। देखो क्या लिखा गया है कि घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छांटिए। घृणा शब्द के अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और उनमें आपका कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना। घृणा ऑप्शन ए में बादल कोमा घिन, बी में लिखा हुआ इंद्रपुत्र और बादल, सी में लिखा हुआ घिन और किरण, डी में लिखा हुआ है किरण और बादल। किरण और बादल, ठीक है, किरण और बादल। जो भी सही हो अपना आंसर बता सकते हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकंड। और यही IQ लेवल आपका चेक करा जा रहा है। ये देखा जाएगा कि जब आपकी नज़रों में ऐसे सवाल आएंगे तो इन पर ध्यान रखा करो कि वो सही हुए हैं कि सही नहीं हुए हैं। ठीक है, हाँ यही समझने वाली बात है। पेपर में क्या होता है कि 25 क्वेश्चन जो हिंदी के आएंगे उसमें आपको मैक्सिमम करने हैं।
ठीक है। तो एक एक सवाल की लड़ाई आपको करनी है, ठीक है, ताकि हाई कोर्ट में आपका स्कोर अच्छा हो जाए बेटा। तो देखिए, घृणा शब्द के अनेकार्थी शब्द आपने लगा दिए होंगे, तो मैं सही जवाब बताऊं ऑप्शन नंबर ए। देखो, बादल, घृणा शब्द का एक पर्याय अनेकार्थी शब्द होता बादल और एक होता घिन, ठीक है, बादल और घिन, ठीक है, बादल और घिन। तो घिन ठीक था, तो वैसा अगर हिसाब लगाते तो घिन के हिसाब से ऑप्शन या तो ये ठीक बैठ रहा था या घिन के हिसाब से सी बैठ रहा था। तो अब किरण सही है कि बादल सही है, तो फिर बादल ठीक है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 14 कह रहे हैं व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा शब्द उपसर्ग लगाएं जिससे उसका अर्थ विलोम बन जाए, उल्टा हो जाए मतलब। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है आ, ऑप्शन है अप, ऑप्शन है परी। 4 विकल्प हैं, जो भी आपको सही लगता हो वो अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बेटा आपने आंसर लगा लिया होगा और मैं इसका आपको आंसर सही बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन है ए, क्योंकि व्यवस्था शब्द है ना, उसका निगेटिव बनाना है तो इससे पहले ए उपसर्ग लगा दो, तो ए व्यवस्था। तो व्यवस्था का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ए व्यवस्था। बन गया उपसर्ग लगाने पर उल्टा। चलिए अगला सवाल कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे थे कि निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है ये आपको बताना है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण नहीं है ये बताना है। कह रहे हैं ए में लिखा हुआ है पीताम्बर, बी में चांद सूरज, सी में अध्यापक अध्यापिका, सी में पैसा रुपया पैसा। तो द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है ये बताना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो द्वंद्व समास के बारे में अभी बताता हूँ आपको डिटेल में, थोड़ी सी बात मौखिक रूप से समझते रहना, पढ़ा भी होगा आपने। तो इसमें जो है कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। इन सब में द्वंद्व समास है। देखो द्वंद्व समास की एक खास बात ये होती है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब जितनी वैल्यू चांद की है उतनी वैल्यू सूरज की है, तो दोनों पद प्रधान हैं। द्वंद्व समास की विशेषता ये भी होती है कि उसमें ज़्यादातर हाइफन मिलता, तो हाइफन है बीच में डैश। द्वंद्व समास की तीसरी विशेषता ये होती है कि ये जो शब्द हैं वो सामान्यतः विपरीत होते हैं, ज़्यादातर केस में विपरीत होते हैं। जैसे रुपया और पैसा, तो रुपया बड़ा होता पैसा छोटा, है ना। अध्यापक और अध्यापिका जेंडर के हिसाब से, तो अपोजिट वर्ड भी आते हैं इसमें, ठीक है। और द्वंद्व समास के बारे में कहा जाता है कि जब इनका विग्रह करते हैं तो उसमें और, तथा, एवं, या, अथवा ऐसे शब्दों को लगाते हैं, जैसे चांद और सूरज, माता और पिता, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये कह रहे हैं, ये हमसे कह रहे थे कि नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से सही विकल्प का चयन करें। मिस्त्री ने शीशा जुड़ गया, मिस्त्री ने शीशा जोड़ गया, मिस्त्री ने शीशा जोड़ दिया, मिस्त्री ने शीशा जुड़ा दिया। आप सबको पता होगा कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो फिर कौन सा ऑप्शन आपने लगाया है, तो देखो बेटा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्त्री ने शीशा जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं 17वें सवाल में, उसको देखें आप पहले। 17वें सवाल में हमसे बोला गया है बेटा कि पिता के पिता के लिए एक शब्द बताएं। पिता के पिता, जैसे पापा के पापा, उनके भी पापा के लिए एक शब्द बताएं। प्रतिपितामह, प्रतिपितामह, महापितामह या पर्व पितामह। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आपको
सही समझ में आता है उसको आप लगाइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो उनको कहते हैं महापितामह। ऑप्शन नंबर सी सही है, सी सही है। देखिए होता क्या है कि जो पिता होते हैं ना, पिता के पिता, अब पापा के पापा को आप दादा कहते हैं, और जो दादा होते हैं ना उन्हीं को हम पितामह कहते हैं, पितामह। अब इसमें क्या हो गया, ये तो दादा हैं, दादा को पितामह बोल रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि पिता के पिता, मतलब दादा के पिता, दादा के जो पिता हैं, ठीक है, उनको क्या बोलोगे, तो महापितामह। क्या बोलेंगे बेटा, महापितामह, उनको महापितामह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में लिखिए। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इस वाक्य को कर्म वाच्य में लिखिए। देखिए कर्म वाच्य बनाना इसका। अब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसका कर्म वाच्य बनाना है। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई जाती है, माँ से बच्चे को दूध पिलाई गई, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। अब इसमें 4 विकल्प हैं, पहले अपना आंसर लगाइए। और मैंने वाच्य आपको शॉर्टकट में बड़े अच्छे से बताए थे, अगर आपने मेरी बात पिछली क्लासों की सुनी होगी तो। ठीक है, तो पहले अपना आंसर लगाइए, फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं 2 मिनट का। ठीक है, तो माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसका कर्म वाच्य बनाना है। आपने आंसर अपना लगा दिया होगा बेटा, तो माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ क्या है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने का काम कौन कर रही है, माँ कर रही है। अब माँ चूँकि स्त्रीलिंग है इसलिए क्रिया स्त्रीलिंग आई है। अब कह रहे हैं कर्म क्या है, इसमें दूध कर्म है। अब दूध कर्म है तो इसकी क्रिया दूध के हिसाब से आनी चाहिए। दूध है पुल्लिंग, दूध क्या है, पुल्लिंग। अब दूध को पुल्लिंग बनाया गया है, तो देखिए लिखा गया है कि माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, तो क्रिया अब इस वाले वाक्य में किसके आधार पर आई है। देखिए भैया अगले सवाल में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19, कह रहे हैं किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है, होगा। मतलब कौन सा इसमें ऐसा सही विकल्प है जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि एक लोकोक्ति होती है वैभव क्षणिक होता है। वैभव का मतलब होता है कि जो समृद्धि है, प्रसन्नता है या सुख है, वो क्षणिक है। क्षणिक का मतलब क्षण भर का है, जैसे इंसान की ज़िंदगी है पानी का बुलबुला। तो इसी प्रकार से वैभव जो है वो क्षणिक होता है, एक क्षण भर में खुशियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं। तो इस बात का मतलब क्या है इस लोकोक्ति का, कह रहे हैं साँच को आँच नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ऑप्शन 4 हैं, आप अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है बेटा आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, तो ऑप्शन नंबर है डी, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वैभव क्षणिक होता है, क्षणभंगुर होता है ना, और कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलता। कह रहे हैं कि निशिदिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में रस है। निशिदिन बरसत नयन हमारे पंक्ति में रस है, वियोग श्रृंगार, करुण रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। सब बच्चों को पता है क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो जल्दी से पहले अपना आंसर लगा दीजिए। निशिदिन बरसत नयन हमारे में कौन सा अलंकार है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा रस है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, वियोग श्रृंगार है। जब नायक और नायिका का विरह होता है, बिछड़ाव होता है, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार आता है, वियोग श्रृंगार आता है। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब गोकुल छोड़ के मथुरा चले गए थे,
तो गोपियाँ छूट गई थी, गोपियों का जो वियोग है ना, विरह है, विरह जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए लिखा गया है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, ठीक है, निस दिन बरसत नयन हमारे। चलिए ऑप्शन नंबर पता चल गया होगा, वियोग श्रृंगार है। अगला सवाल कह रहे हैं, सवाल नंबर 21वां, 20 हो गया, ठीक है, 21वां कह रहे हैं आदि में एक दोहा जोड़कर और बाद में एक रोला जोड़कर कौन सा छंद बनता है। कह रहे हैं हरि गीतिका, कुंडलिया, वसंत तिलका या बरबे। 4 विकल्प हैं, अपना आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है, ऑप्शन सी ठीक है या ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। तो आपने बेटा अपना आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है कुंडलिया। कुंडलिया अलंकार जो होता है वो 2 अलंकारों को जोड़कर बनता है। शुरू में आता दोहा और बाद में आता है रोला। और ये पेपर में हमसे बोला गया था कि आदि में एक दोहा जोड़कर, आदि मतलब शुरू में एक दोहा जोड़ना है और बाद में एक रोला जोड़कर जो छंद बनता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं कुंडलिया। और मैंने बताया कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, मात्रिक है लेकिन विषम है। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं, उसमें एक दोहा आता है और एक रोला आता है। कुंडलिया के 5 कुंडलिया छंद की खास विशेषता यह है कि जिस शब्द से उसकी शुरुआत होगी उसी शब्द से कुंडलिया का एंड होता है, बताया था। और एक मैंने बात और बताई थी आप लोगों को कि कुंडलिया की 5वीं लाइन में कवि का नाम भी आता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 कह रहा है कि 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। ये वर नहीं है बेटा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ये बेर है। कह रहे हैं कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, यमक, उपमा या श्लेष। 4 ऑप्शन है, पता भी होगा आपको, पता होगा कौन सा अलंकार होना चाहिए। कह रहे हैं हाँ अनुप्रास है, यमक है, उपमा है या श्लेष है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो कौन सा अलंकार है, अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। तो वो है इसमें यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है, यमक अलंकार में कहा जाता है कि एक शब्द एक से ज़्यादा बार आता है और हर बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो जैसे इसमें बेर शब्द है, ठीक है, बेर शब्द है वो एक से ज़्यादा बार आया है और इसके 2 मतलब हैं। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, 3 बेर, बेर क्या है, बेर एक फल भी हो सकता है ना। वो 3 बेर खाती है, बेर मतलब बार बार, 3 बार खाती है। तो एक ही शब्द के जब 2 अर्थ होते हैं तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है, यमक अलंकार होता है बेटा, ठीक है। यमक अलंकार होता है, एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है, एक ही शब्द के 2 अर्थ होते हैं। तो वहाँ मतलब एक शब्द जितनी बार आता है उसके अर्थ भी अगर उतनी बार अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसा आपने एक सुना होगा, एक गाना है, सजना है मुझे सजना के लिए, इससे याद हो जाएगा इसलिए बता रही हूँ मैं, है ना। तो एक आता है, सजना है मुझे सजना के लिए, ये गाना है। अब इसमें देखिए सजना शब्द जो है 2 बार है, सजना है इसका मतलब श्रृंगार करना है, सजना के लिए मतलब पति के लिए। तो एक ही शब्द 2 बार आया और दोनों बार उसके अर्थ क्या हो गए, अलग अलग हो गए, इसलिए इसमें भी कौन सा अलंकार है यमक। जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादक ताधिकाय, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। चलिए आराम से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत युग्म है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। कह रहे हैं अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, ये मुहावरे हैं। कान काटना, मात देना, नज़र करना, भेंट करना, नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, कौन सा गलत है ये बताना है। कह रहे हैं गलत सुमेलित है, मतलब सही नहीं है फिर वो, ठीक है।
तो जो भी आपको लगता है आप अपना आंसर बता सकते हैं भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आपने अपना आंसर जो बेटा लगा लिया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ ये ऑप्शन गलत है, यही सही है, इसका मतलब ये गलत है। अंगूठे पर मारना मुहावरे का अर्थ होता परवाह न करना। कान काटना मतलब मात देना या हरा देना। नज़र करना जैसे तोहफा भेंट करना कि आपकी नज़र जो है, हाँ मैं 4 लाइनें करता हूँ, शायर बोलते हैं ना शायरी, तो कहते हैं आपकी नज़र जो है 4 लाइनें हैं। नज़र मतलब आपकी भेंट है। नज़र पर चढ़ना, ठीक है, तो लोग नहीं कहते कि अगर एक बार मैंने नज़र पर चढ़ गया ना, जब बताऊँगा मैं इसे, मुझे दिखाई दे जा, मतलब नज़र पर चढ़ना दिखाई देना। तो आँख बचाना नहीं होता, दिखाई देना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप पधारिए और डॉट डॉट ग्रहण कीजिए में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप पधारिए डॉट डॉट, आप पधारिए और डॉट डॉट ग्रहण कीजिए में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आसन, व्यसन, आसन या आसन। ठीक है, तो आप पधारिए और क्या लोग बोलते हैं भाई साहब आइए और कुर्सी पर बैठिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से बता दो। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, सी या डी, जो भी सही होगा वो लगा देते हैं। ठीक है, तो लगा लिया अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप पधारिए और आसन ग्रहण कीजिए। आसन मतलब बैठने की जगह। आज का आखिरी सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है। कह रहे हैं दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। तो मैंने अभी बताया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर आपको छांटने हो तो एक वाक्य बना लिया करो, कभी लाइफ में जेंडर के सवाल गलत ही नहीं होंगे। ठीक है, तो जल्दी बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा बेटा। ऑप्शन नंबर है डी, ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे दया, दया की गई, तो दया किया गया नहीं, की गई। प्रार्थना किया गया या प्रार्थना की गई, तो प्रार्थना की गई, ये स्त्रीलिंग है। वायु बह रही है या वायु बह रहा है। हवा चल रही है या हवा चल रहा है, तो हवा चल रही है। ठीक है, और नेत्र खुल गए या नेत्र खुल गई, तो नेत्र खुल गए, इसका मतलब ये पुल्लिंग है, ये शब्द पुल्लिंग है। और बाकी 3 शब्द जो आए हैं बेटा वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, तो आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा और आपने करा है, तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये एक बार जो है थोड़ा कष्ट करके आप बता सकते हैं कि आपके इतने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हो गए। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।